वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेब स्टडी। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है इम्यूनिटी। ये ट्वेल्थ की बायोलॉजी से हमारा टॉपिक है। और जैसा कि अब टाइम चल रहा है कोरोना वायरस पैंडेमिक का, तो यहाँ पे एक वर्ड इम्यूनिटी बहुत यूज़ हो रहा है फ्रिक्वेंटली। तो आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। और ये जो मेरे नोट्स हैं ये सारे फ्लो चार्ट्स एनसीईआरटी से ही बने हुए हैं। मैं साइड बाय साइड एनसीईआरटी को रीड करूँगा और ये फ्लो चार्ट मैं आपको शो करता जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि इम्यूनिटी वर्ड का मतलब क्या है। इम्यूनिटी वर्ड जो है वो आया है इम्यूनिस से, ठीक है। और इम्यूनिस का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजन, ठीक है। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर डिसीज़ कॉज करते हैं, उन्हें हम पैथोजन्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्शन है उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी प्रोवाइड करती है। और अगर मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करूँ तो हिंदी में से बोला जाता है रोग प्रतिरोधक शक्ति, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर होती है। अब इम्यूनिटी जो है वो हमारी एक, अगर मैं एनसीईआरटी जो डेफिनेशन देती है इम्यूनिटी की, वो क्या देती है सुनिए। तो इम्यूनिटी क्या है? बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट, ठीक है। आपने कभी ये सोचा है कि आप डेली बेसिस पर बहुत सारे पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ खाना भी खा रहे हैं या कहीं से भी कुछ भी लेकर खा रहे हैं तो कई बार आपके हाथों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, बट आप हमेशा बीमार नहीं होते, ठीक है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न यही है, इम्यूनिटी आपकी बॉडी की जो है उन पैथोजन को किल कर देती है, और जब वो किल नहीं कर पाती तब आप बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बताती है दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे तो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो पैरासाइट है या फिर डिसीज़ कॉजिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर हार्बर करेगा, मतलब रहेगा और अपना नरिशमेंट लेगा, शेल्टर लेगा, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी जो है ये होस्ट की एबिलिटी है ताकि वो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, ठीक है। तो ये तो हमारी इम्यूनिटी की डेफिनेशन हो गई। अब जानते हैं इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं। तो ब्रॉडली इम्यूनिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है हमारा इनेट इम्यूनिटी या फिर कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी, और दूसरा है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो बेसिकली इनेट इम्यूनिटी हमारी होती है बाय बर्थ, मतलब बाय बर्थ से, जन्म से जो इम्यूनिटी बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है उसे हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और आफ्टर बर्थ जो भी बच्चा इम्यूनिटी एक्वायर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब कि वो किसी एक स्पेसिफिक जो पैथोजन है उसके लिए नहीं होती, वो नॉन स्पेसिफिक होती है, सबके लिए सिमिलर होती है, बट ये हाईली स्पेसिफिक होती है, ठीक है। इसके अंदर मेमोरी एब्सेंट रहती है इनेट इम्यूनिटी के अंदर, बट इसके अंदर मेमोरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमारे चार मेन बैरियर्स आते हैं, ठीक है। चार मेन बैरियर्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं हमारी इनेट इम्यूनिटी को। सबसे पहला है हमारा फिजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, तीसरा है सेलुलर एंड चौथा है साइटोकाइन। एक एक करके मैं सबको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले पे आ जाते हैं फिजिकल। फिजिकल के अंदर हमारी आ जाती है स्किन एंड म्यूकोसा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारी स्किन हमारी बॉडी के ऊपर है अगर वो प्रेजेंट ना होती तो जितने भी पैथोजन हैं उनकी एंट्री बहुत आसान हो जाती बॉडी के अंदर और वो आसानी से डिसीज कॉज कर सकते थे, बट ऐसा नहीं है। अब स्किन प्रेजेंट है और स्किन हमारी एक ऑयली सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है सीबम, ठीक है। और ये सीबम के अंदर लैक्टिक एसिड भी होता है जो कि मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। तो स्किन हमारी ऐसे प्रोटेक्शन हमारी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है म्यूकस कोटिंग। तो म्यूकस क्या होता है कि म्यूकोसा जो लाइनिंग रहती है उसके अंदर म्यूकस गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं और वो गॉबलेट सेल्स हमारी म्यूकस सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। और ये जो भी हमारे पैथोजेंस हैं वो इसी म्यूकस के अंदर ट्रैप होकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हर जगह ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये इसी को ही हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब सबसे पहले अगर कोई भी पैथोजन आता है तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से होकर जाएगा। फिर सेकंड में आता है हमारा फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर हमारा आता है एग्जांपल फीवर, एसिडिक पीएच, ठीक है, और सिक्रीशंस, ये सब आ जाते हैं। तो फिजियोलॉजी के अंदर जैसे कि एसिड इन स्टमक, ठीक है। आपको पता है कि एसिड जो HCl हमारे स्टमक के अंदर होता है वो इतना ज़्यादा उसकी एसिडिटी होती है कि वो एक मेटल को भी डाइल्यूट कर सकता है, ठीक है। और तो वो बैक्टीरिया का सोचिए, मतलब पैथोजेंस को तो वो आराम से मार देगा। उसके बाद आता है हमारा सलाइवा इन माउथ,
टीयर्स फ्रॉम द आई, ठीक है। टीयर्स फ्रॉम द आई के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। तो वो भी हमारे क्या बैक्टीरियोलाइटिक होते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिग्रेड कर देते हैं। तो ये सब हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर आ गए। उसके बाद सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर को मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो साइटोकाइन पर आ जाते हैं। साइटोकाइन जो है, जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो एक प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। इंटरफेरॉन्स प्रोटीन होते हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती हैं, और वो बाकी सेल से कह देती हैं कि भाई मेरे अंदर तो इन्फेक्शन आ गया, अब तुम अपने आप को बचा लो, ठीक है। तो ये एक तरह से मतलब कम्युनिकेशन करने का तरीका हो गया सेल्स का, ठीक है। और इन तीनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा सेलुलर जो है, सेलुलर बैरियर के अंदर हमारा क्या क्या आता है। तो देखिए, सेलुलर बैरियर के अंदर हमारी दो टाइप की सेल्स होती हैं मेनली। पहली होती है फैगोसाइटिक और दूसरी होती है नॉन फैगोसाइटिक, ठीक है। फैगोसाइटिक के अंदर हमारी मोनोसाइट, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स आती हैं, ठीक है। जब मोनोसाइट्स हमारी टिश्यूज के अंदर चली जाती हैं तब उन्हें मैक्रोफेजेस बोल दिया जाता है। अब मैक्रोफेजेस के हमारे दो टाइप होते हैं, फिक्स्ड और वेंडरिंग। फिक्स्ड मतलब वो उसी साइट पर प्रेजेंट रहेंगी, वहीं पर ही वो फैगोसाइटोसिस करेंगी, ठीक है। वंडरिंग जो इधर उधर जाकर मारेंगी, ठीक है, वो हमारी वंडरिंग हो जाएंगी। अब फिक्स्ड के अंदर हमारी कितनी आती हैं, फिक्स्ड के अंदर पहली आती है रेटिकुलर, दूसरी कफर, डस्ट, माइक्रोग्लायल, हिस्टोसाइट और हसल कॉर्पसल्स, ठीक है। ये स्प्लीन, लिवर, लंग्स, ब्रेन, कनेक्टिव टिश्यू और थाइमस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के अंदर हमारी आती है पीएमएनएल, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है। पीएमएनएल की फुल फॉर्म है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है। और इस ये मल्टी लोब होती है, 3 से 5 इसके अंदर लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये फैगोसाइटिक सेल्स हो गई। नॉन फैगोसाइटिक सेल का हमारा एग्जांपल है नेचुरल किलर सेल, ठीक है, जो कि ये सभी हमारी फैगोसाइटोसिस करती हैं, और ये वाली हमारी नॉन फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्पेसिफिक होती है, मतलब कोई भी स्पेसिफिक पैथोजन है तो उसके लिए स्पेसिफिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के अंदर एंटीबॉडी टेस्ट एक चल रहा है, ठीक है। एंटीबॉडी टेस्ट, उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर ये होता है कि कोरोना वायरस के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है। अब किसी भी डिसीज पर्सन के अंदर वो उस एंटीबॉडी को स्टडी कर लेंगे और वो देखेंगे किसी भी हेल्थी पर्सन के अंदर वो एंटीबॉडी है। अगर वो है तो इसका मतलब जो पैथोजन है उसका एनकाउंटर हुआ होगा, ठीक है, कभी भी पास्ट में, इसका मतलब वो इन्फेक्टेड पर्सन है। तो ये एंटीबॉडी को हमें एज ए स्क्रीनिंग मतलब टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आती है डाइवर्सिटी, मतलब कि बहुत सारे एंटीजन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर सकती है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी। फिर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और मेमोरी इसके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर एंटीजन और इम्यून सेल मिलते हैं तो ये फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो इफेक्टर जो कि एंटीबॉडी बनाएगी, और एक मेमोरी जो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, अगर एंटीजन मान लीजिए फर्स्ट टाइम आया, मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप कहीं पर हैं, ठीक है, कोई दुश्मन सामने से आता है और आपके पास बहुत सारे हथियार हैं, तो पहली बार आपको नहीं पता होगा कि आपको उस दुश्मन को किस हथियार से मारना है, ठीक है। बट सेकेंड टाइम अगर वो दुश्मन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस हथियार से मरेगा। बॉडी का भी सेम ही डिफेंस मैकेनिज्म है कि एंटीजन मान लीजिए फर्स्ट टाइम आया, ठीक है, तो उसके बाद बॉडी आपकी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी, जिसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो कि स्लो होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, वीक होगा, और टाइम पीरियड उसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बट अगर सेम सेम एंटीजन, ठीक है, सेम होना चाहिए, अगर दूसरा आया तो नहीं, सेम एंटीजन अगर सेकेंड टाइम आया तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, जो कि बहुत फास्ट होगा, हाई इंटेंसिटी का होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और बूस्टर होगा, ठीक है, और इसके अंदर टाइम भी कम लगेगा। और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स को ही हम एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो कि मेमोरी पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेसिकली हमारी दो टाइप की सेल्स होती हैं मेनली, पहली हमारी बी लिम्फोसाइट, दूसरी हमारी टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अब इनका काम क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो हमारी एक आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो एंटीबॉडी तो सिक्रीट नहीं करती है, बट वो बी को हेल्प करती हैं ताकि वो एंटीबॉडी सिक्रीट कर सकें, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी भी हम जानेंगे। एंटीबॉडी और कुछ भी नहीं है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड की इसके अंदर चेन्स होती हैं, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर देख सकते हैं आप कि दो टाइप की मैंने आपको सेल्स बताई।
पहली बी लिम्फोसाइट और दूसरी टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट हमारी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वहीं पे टी लिम्फोसाइट हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और इसमें क्या है कि एंटीबॉडी मतलब कि इसे हम ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी को, क्योंकि ह्यूमरल का मतलब होता है फ्लूइड, और ये एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं, और वो सेल मीडिएटेड ही है। ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा एनसीईआरटी को मैं रीड करता हूँ। एक्टिव पैसिव बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बी और टी के ऊपर ही थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों मतलब हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडी के अंदर हमारा जो एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं, ये है हमारा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ठीक है। सेम स्ट्रक्चर आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, बट थोड़ा सा वो इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं होगा, बट ये चीज़ें लिखी हुई हैं सारी एनसीईआरटी के अंदर। जैसे कि अब इसके एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर हमारी चार पॉलीपेप्टाइड, चार चेन होती हैं। ठीक है, पेप्टाइड चेन्स होती हैं। अब इसमें हमारा क्या है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ये जो चेन्स हैं ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से हमारी बॉन्डेड होती हैं। ठीक है। जिसमें कि हमारे जो इंट्रा चैन है, मतलब कि विद इन चैन हमारे 12 होते हैं और इंटर चैन हमारे 4 होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप, 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है, 4 हो गए और बाकी हमारे आप गिनेंगे तो 12 हो गए। तो ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा एनसीईआरटी में यहाँ पे सी लिखा हुआ है और यहाँ पे एन लिखा हुआ है। ये सी डिनोट करता है कार्बोक्सिल ग्रुप को। ठीक है, एंड एन डिनोट करता है अमाइनो ग्रुप को। जो अमाइनो ग्रुप का रीजन है उसे ही हम वेरिएबल रीजन बोलते हैं, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप का रीजन है उसे हम कांस्टेंट रीजन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, जहाँ पे हमारा एंटीजन आके बाइंड कर जाता है। ठीक है। और किसी भी मतलब जैसे इम्यूनिटी है ये टॉपिक, ये इस चैप्टर की एक तरह से आप समझ सकते हैं जान है। ठीक है। और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो ज़रूर इम्यूनिटी से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। तो अब इम्यूनिटी में हमने एंटीबॉडी डिस्कस कर लिया। ठीक है। एंटीबॉडी के बाद अब हमें क्या डिस्कस करना है, इसमें सबसे पहले, हाँ, मैं एनसीईआरटी से पढ़ता हूँ, द टी सेल themselves do not secrete antibody but they help B cell to produce them. Each antibody molecule has 4 peptide chain, 2 small जिन्हें हम लाइट चेन बोलते हैं और 2 हैवी चेन होती हैं। ठीक है। अब एंटीबॉडी को आप जो डिनोट करते हैं वो आप डिनोट करते हैं H2L2। ठीक है, H2L2 मतलब H2L2 का मतलब है 2 हैवी 2 लाइट। ठीक है। अब हमारी एंटीबॉडीज़ भी बहुत टाइप की हो सकती हैं। ठीक है, IgA, IgM, IgE, IgG, मतलब बहुत टाइप की एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं। और अब क्या है कि एंटीबॉडी जो प्रोवाइड करेंगे वो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हो गया, और जो हमारी टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करेंगे वो हमारा क्या हो गया, सेल मीडिएटेड हो गया। अब आपने कभी ये चीज़ देखी होगी, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर किसी इंसान का हार्ट, आई, लिवर, किडनी कोई भी फेल हो जाता है ऑर्गन, ठीक है, तो उसके अंदर एक ही ऑप्शन बचता है कि ट्रांसप्लांटेशन उसका करा जाए। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन उस ऑर्गन का करा जाए। तो उसके बाद एक सर्च होती है कि कोई भी सुटेबल डोनर मिलना चाहिए उसके लिए। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है आपसे, व्हाट इज दैट द ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनीबडी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज इट दैट द डॉक्टर चेक। ठीक है, मतलब कि आप किसी से भी ऑर्गन क्यों नहीं ले सकते, और डॉक्टर चेक क्या करते हैं। या फिर आप किसी भी प्राइमेट से ले सकते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट 98% जो हमारे प्राइमेट्स हैं वो ह्यूमन से सिमिलर हैं, तो ऑर्गन्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो आप उनसे क्यों नहीं ले सकते ऑर्गन। तो बेसिकली 2 चीज़ें करी जाती हैं, सबसे पहला टिश्यू मैचिंग, ठीक है, और दूसरा है ब्लड ग्रुप मैचिंग। ठीक है, ताकि क्यों करी जाती हैं, ताकि बॉडी जो है वो रिजेक्ट ना कर दे इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट रिजेक्शन या फिर ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन के लिए। ठीक है, और इसके बावजूद भी, मतलब सुटेबल डोनर ढूंढने के बावजूद भी उस पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ता है, जो कि उसकी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है कुछ टाइम के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा है तो वो ज़्यादा प्रोन हो गया है डिसीज़ के लिए, बट अगर उसे मतलब सर्वाइव करना है तो वो कुछ टाइम के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ये तो हमने टाइप डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल
एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर होते हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, ठीक है। पहला है हमारा एक्टिव और दूसरा है हमारा पैसिव। तो एक्टिव के अंदर हमारा क्या है? एक्टिव के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, बॉडी अपने आप बनाती है। बट पैसिव के अंदर क्या है? एंटीबॉडी हम बाहर से देते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी, प्रीफॉर्म एंटीबॉडीज हम बाहर से प्रोवाइड कराते हैं। इसके अंदर क्या है? इम्यून सिस्टम जो रहता है, अब इसके अंदर 2 टाइप में हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। मान लीजिए नेचुरल हुआ, नेचुरल कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी ने सेकेंड टाइम में उसके खिलाफ क्या बना ली? एंटीबॉडी बना ली, ठीक है, फर्स्ट टाइम में रिकॉग्नाइज करके। बट अब आपने क्या करा, क्योंकि पहला रिस्पॉन्स तो कम होता है, ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं होता, तो आपने पहला जो इन्फेक्शन है वो आर्टिफिशियल करा दिया, जिसे हम बोलते हैं वैक्सीन या वैक्सीनेशन, ठीक है, जिसके अंदर बॉडी के पास मेमोरी चली गई। अब जब एक्चुअल इनकाउंटर होगा सेम पैथोजन का तो क्या होगा? तो वो एंटीबॉडी बना के रखेगी और हाईली इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। तो ये तो हमारी एक्टिव हो गई। पैसिव के अंदर क्या है कि इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर इसके भी 2 एग्जांपल है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर आपने देखा होगा कि मदर से फीटस के अंदर हमारी आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जांपल है? हमारा पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। फिर उसके बाद कॉलस्ट्रम के थ्रू भी इन्फेंट के अंदर कौन सी इम्यूनिटी जाती है? आईजीए एंटीबॉडी जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पैसिव का, नेचुरल में पैसिव का एग्जांपल है। उसके बाद आर्टिफिशियल में जैसे कि हमारे एंटी वेनम, एंटी टॉक्सिन, ये सब हो गए, ठीक है, ये सब इसी के एग्जांपल हैं। एंटी सीरम के अंदर हमारा एंटी रेबीज सीरम, एंटी टिटनस सीरम, एंटी डिप्थीरियल सीरम, ये सब हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। अब उसके बाद ये हमारा एक डिफरेंस है, इसमें भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड करती है प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, मतलब पहला जो इन्फेक्शन होने से पहले का जो पीरियड होता है, और बल्कि जो पैसिव होती है वो हमारी फास्ट होती है, ये हमारी स्लो होती है। मान लीजिए जैसे अगर डॉग काट लेता है, ठीक है, कोई भी रैबिट डॉग अगर किसी को बाइट कर लेता है तो वहाँ पे आप पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटी रेबीज सीरम आप देते हैं, ठीक है। बट आप जो अपने डॉग को वैक्सीन करवाते हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं उसको, वो आप कौन सी दे रहे हैं? वो आप एक्टिव दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारा क्या है? इसके अंदर मेमोरी प्रेजेंट रहती है, बट इसके अंदर मेमोरी एब्सेंट रहती है, क्योंकि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? आप यहाँ पे एंटीजन तो प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, आप तो यहाँ पे प्रीफॉर्म एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मोर इफेक्टिव रहती है, ये लेस इफेक्टिव रहती है। यहाँ पे क्रॉनिक इन्फेक्शन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे उनके लिए दी जाती है, शॉर्ट इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन के लिए दी जाती है, ठीक है। मैंने साथ के साथ कोशिश करी है कि बिल्कुल एनसीईआरटी, और मतलब बिल्कुल एनसीईआरटी कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और एनसीईआरटी ही इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसी पर आप फोकस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ प्रेस द थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू वेट स्टडी।